एक मिनट के लिए सोचिए, पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक हर डिसीजन, हर कानून, हर नीति सिर्फ और सिर्फ औरतों ने बनाई हो। क्या ये देश स्वर्ग बन जाएगा या फिर पावर का नशा जेंडर नहीं देखता? वो इंडिया कैसा दिखेगा जहां सत्ता की चाबी मर्दों के हाथ में नहीं बल्कि औरतों के हाथ में होगी? क्या करप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा? क्या जीडीपी आसमान छू लेगी? क्या औरतों पर अत्याचार बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, जहां क्राइम रेट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा? या फिर एक ऐसा देश जहां औरतों को बचाने वाले कानून मर्दों के लिए फंदा बन जाएंगे? आइए आज इस सिनेरियो को इमेजिन करके देखते हैं। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन डाटा और फैक्ट्स के बेस पे। ये है व्हाट इफ इंडिया वाज रूल्ड बाय ओनली वुमेन। हेलो दोस्तों, आई एम सौरव। आज हमारा टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, सेंसिटिव है और शायद कुछ लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लगे, बट एज ऑलवेज हमारा काम ये सवाल उठाना। तो क्वेश्चन ये है कि अगर 2025 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया की सारी सीट, सारी पावर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस 100% औरतों के लिए रिजर्व कर दी जाए तो क्या होगा? इसका मतलब प्रधानमंत्री से लेकर लोकल थाने के एसएचओ तक सभी औरतें होंगी। ये कोई फेमिनिस्ट फैंटेसी नहीं है, ना ही कोई एंटी मैन एजेंडा। ये एक व्हाट इफ सिनेरियो है जिसे हम हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और रियल वर्ल्ड डाटा के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे। शॉकिंग फैक्ट ये है कि आज इंडिपेंडेंस के 75 साल बाद भी हमारी लोकसभा में महिलाओं की संख्या सिर्फ 15% है। हमारी ग्लोबल रैंकिंग के मामले में 143 है। तो क्या 100% रिजर्वेशन इसका सोल्यूशन है? लेट्स फाइंड आउट। पहले हम हिस्ट्री को देखते हैं। कई लोगों को लगता है इंडिया में पावर हमेशा मर्दों के पास रही है, बट दैट्स नॉट एंटायरली ट्रू। बट इतिहास गवाह है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान, उन्होंने पर्दे में रहने से इनकार कर दिया और मर्दों की तरह रूल किया। बट उनका शासन ज्यादा चला नहीं, आखिर में उन्हीं के अमीरों ने उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। या फिर सोचिए रानी दुर्गावती के बारे में, जिन्होंने अकबर की मुगल फौज का सामना किया। उनकी सेना में 2000 घुड़सवार और 1000 हाथी थे बस। या फिर याद करिए मालवा की अहिल्याबाई होलकर, जिनने 30 साल तक शासन किया। उनका राज्य शांति और समृद्धि का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम बलिदान का पर्यायवाची है। इन औरतों ने साबित किया है कि जब मौका मिलता है तो वो ना सिर्फ राज कर सकती है बल्कि इतिहास भी बना सकती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये सभी औरतें एक्सेप्शन थी या उन्हें पावर इसलिए मिली क्योंकि उनके पति या पिता राजा थे, या उन्होंने भी अपने आप को साबित करने के लिए मर्दों से दोगुनी मेहनत करनी पड़ी? तो क्या आज की वुमेन ऑफ इंडिया में भी ये चैलेंज होगा? अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, लेट्स इमेजिन करते हैं साल 2026, इंडिया अब एकमात्र कंट्री है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, वुमेन लीडर सोशल पॉलिसी पे ज्यादा ध्यान देती है। हो सकता है हमारा डिफेंस बजट थोड़ा कम हो जाए, हेल्थ केयर और एजुकेशन पर खर्चा बढ़ जाए। ऐसी पॉलिसी आ सकती है जहाँ हर कंपनी को जेंडर पे गैप पब्लिसिटी रिपोर्ट करना जरूरी हो, सेक्सुअल हरासमेंट के फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जिनका फैसला 30 दिन में ही आ जाए। लेकिन यहाँ पर इस आइडियलिस्टिक इमेज में एक प्रॉब्लम आती है, एक बहुत कंट्रोवर्शियल लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल। इन टुडेज इंडिया बहुत सारे लोग वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे, वो आज के टाइम बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो रहे हैं बस मैन को पनिश करने के लिए। तब क्या होगा जब पूरी कंट्री पे ही वुमेन राज कर रही हो? आज ये हाल है तो उस टाइम क्या होगा? जैसे कि सेक्शन 498A या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट औरतों की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए एक जरूरी हथियार है, लेकिन जब इन हथियारों का गलत इस्तेमाल होने लगे एज ए पावर टूल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी खुद इस बात को माना है। इन कानूनों का रैम्पेड मिसयूज हो रहा है, जहां बिना सबूत के FIR लिखी जाती है। तो सोचने वाली बात है, क्या एक वुमेन ओनली गवर्नमेंट क्या इसका मिसयूज होने से रोक देगी या ये और ज्यादा बढ़ जाएगा? और अगर हम सोसाइटी की बात करें तो यहाँ होगा सबसे बड़ा बदलाव, जेंडर रोल्स रिवर्स हो जाएंगे। घरों में मैन ऑफ द हाउस की जगह हो जाएगा वुमेन ऑफ हाउस। एक क्यूरियस क्वेश्चन है, क्या अब बेटा पराया धन है जैसे मुहावरे बनने लगेंगे? क्या लड़कों को शादी करके लड़की के घर जाना पड़ेगा जैसे मेघालय में खासी ट्राइब में होता है? लेकिन इस रोल रिवर्सल के साथ एक बहुत ही खतरनाक डर भी जुड़ा है। हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स है जहां आज भी मर्दों में डर बढ़ रहा है। कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी माँ या बहन के नाम कर रहे हैं ताकि डिवोर्स में सब कुछ चला ना जाए। कस्टडी बैटल्स में जो पहले से महिलाओं के फेवर में है, क्या उसमें मर्दों को अपने बच्चे से मिलने का मौका ही खत्म हो जाएगा? और सबसे शॉकिंग, एक डाटा के अनुसार 1000 में से 29 मर्द डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। जब पूरी पावर औरतों के हाथ में होगी तो क्या इनकी आवाज सुनी जाएगी या और भी दबा दी जाएगी?
अगर इकोनॉमी और एजुकेशन की बात करें तो हालांकि इन खतरों के बीच इकोनॉमी में एक रेवोल्यूशन आ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर इंडिया में वर्किंग वुमेन की संख्या मर्दों के बराबर कर दी जाए तो हमारी जीडीपी में 770 बिलियन का इजाफा हो सकता है। अनपेड केयर वर्कर यानी घर का काम को भी इकोनॉमी का हिस्सा मान लिया जाए। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए। हिस्ट्री बुक्स में रानियों के बारे में ज्यादा पढ़ने को मिला। हो सकता है सिलेबस में इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाए। लेकिन यहाँ पे हम एक अजीब से मोड़ पर आके खड़ा कर देती है। एक तरफ समृद्धि और सोशल प्रोग्रेस है और दूसरी तरफ एक नई तरह का ऑपरेशन का डर। इससे हमें एक साइकोलॉजिकल और फिनोमिनल सवाल पूछना पड़ेगा। द फेमिनिस्ट मूवमेंट fought for equality, not dominance. But what if women gain absolute power? They will still fight for balance or retribution. जब आज भी जेंडर न्यूट्रल लॉ की बात होती है तो कुछ फेमिनिस्ट इसका विरोध करते हैं। ये सवाल उठाते हैं, इट इज रियली अबाउट इक्वलिटी और रिवेंज। जैसे कि नॉर्डिक देश डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन जेंडर इक्वलिटी में नंबर 1 है, लेकिन वहाँ यूरोप में इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के रेट और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसे कहते हैं नॉर्डिक पैराडॉक्स। एक्सपर्ट मानते हैं कि जब तेजी से जेंडर रोल बदलते हैं तो समाज में एक बैकलैश होता है। लॉर्ड एक्टन का कहना था, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। हमने रवांडा का एग्जांपल देखे हैं जहां 61% से भी ज्यादा महिलाएं पार्लियामेंट में हैं, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं रियलिटी में कुछ बड़ा ज्यादा चेंज आया नहीं। पावर इंसान का नेचर बदल देती है, चाहे वो मर्द हो या औरत। जब झूठे केसेस सिस्टम में बाढ़ की तरह आ जाते हैं तो जो रियल फीमेल विक्टिम्स है उनको भी जस्टिस नहीं मिल पाता। उनकी असली आवाज उस शोर में दब जाती है। इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज, इवन जेन्युइन क्राइज फॉर हेल्प विल बी इग्नोर्ड बोथ जेंडर्स। अगर यही चलता रहा तो दोनों जेंडर्स को ही जस्टिस मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब रियलिटी की बात करें, मेघालय की खासी ट्राइब की बात की, वहाँ परिवार और संपत्ति माँ के नाम से चलती है और औरतों को यहाँ सोशल सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन यहाँ भी एक पैराडॉक्स है, इतनी पावर के बावजूद भी मेघालय की पॉलिटिक्स में औरतों का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। डिसीजन मेकिंग बॉडीज में आज भी मर्द हावी है। पावर ऑन पेपर और पावर इन रियलिटी दोनों में बहुत फर्क है। जैसे कि पॉलिटिक्स एक्सपर्ट सरमद महराज कहते हैं, ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज समाज में जरूरी है। इट्स अबाउट स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस। अब एक सिंपल सा फाइनल क्वेश्चन है, अब इसकी कंक्लूजन क्या निकला है? व्हाट इफ इंडिया वाज रूल्ड बाय ओनली वुमेन? इसका जवाब सिंपल है। एक तरफ बेहतर सोशल पॉलिसीज, कम करप्शन और एक कंपेंसेट सोसाइटी की उम्मीद, दूसरी तरफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, सोशल बैकलैश, लीगल टेररिज्म का खतरा है। शायद इस थॉट एक्सपेरिमेंट में असल कंक्लूजन ये नहीं है कि औरतों का राज बेहतर होगा या मर्दों का। द गोल इज नॉट फॉर वुमेन टू हैव पावर ओवर मैन, द गोल इज फॉर देम टू हैव पावर ओवर देमसेल्फ। ट्रू इक्वालिटी इजंट अबाउट रिवर्सिंग ऑपरेशन, इट्स अबाउट एंडिंग इट फॉर एवरीवन। असली सवाल ये नहीं है इंडिया पर कौन राज करे, मर्द या औरत। असली सवाल ये है कि हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहाँ पावर जेंडर देखकर नहीं बल्कि कॉम्पिटेंस, कंपनसेशन और इक्वालिटी की बुनियाद पर मिले। इसका जवाब आपके पास भी है, तो सोचिएगा जरूर और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगर इंडिया पे औरतें राज करे तो कैसा होगा और आपका व्हाट इफ सिनेरियो क्या होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिन पे लोग बात नहीं करते ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। बाय, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।